हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 समझने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझा था। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फोर्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब बल तथा गति के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला फोर्स, और फोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक, तो देखिए, चैप्टर का हमारे नाम है फोर्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग आती है क्या, फोर्स आती है। क्या आती है? फोर्स। तो चलिए समझते हैं पहले फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बल। क्या बोलते हैं? बल। अब देखिए, सबसे पहले समझिए बल होता क्या है। तो आप ये बताइए, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे जो भी अपना शरीर के द्वारा, अपने बॉडी के द्वारा जो भी काम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, बल के ही थ्रू तो करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को उठाना हुआ तो आप क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। या किसी वस्तु को कहीं पे खिसकाना हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हुआ, उस पर भी बल लगाते हैं। अगर किसी भी बॉडी में हमें कोई भी मूवमेंट करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। अब समझिए, अब अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पर किसी दूसरी बॉडी पर क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि परिवर्तन नहीं भी होता है। तो अब देखिए, बल के दो ही कार्य करेगा। या तो अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर क्या होगा, या तो फिर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन बल जो हम लगा रहे हैं वो परिवर्तन करने का लगातार प्रयास तो कर रहा है ना। तो बल की परिभाषा यहीं से बनेगी। कैसे? सुनिए, देखिए, बल क्या है? वह बाह्य कारक। आप कैसे लिखोगे कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। चलिए पहले इसको लिखते हैं, फिर समझाते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। समझ गए? मैंने क्या लिखा यहां पर कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, अगर टेबल पर कोई किताब रखी है, मैं उस पर बल लगा रहा हूं, तो मैं क्या उस टेबल पर रखी हुई किताब को खिसका दे रहा हूं, मतलब उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर आप बताइए कि ये दीवार जहां पे ये व्हाइट बोर्ड लगा है, मैं इसको धक्का दूं तो क्या ये खिसक पाएगी? नहीं खिसक पाएगी ना। मतलब ये बल जो मैं लगा रहा हूं, ये परिवर्तन तो करना चाह रहा दीवार की स्थिति में, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा। और मैंने जैसे टेबल पर लगाया, क्या टेबल पर जैसे ही फोर्स लगाया, उसके ऊपर रखी किताब क्या हो गई, टेबल पर वो क्या हो गई, खिसक गई अपने स्थान से, मतलब उसने परिवर्तन कर दिया। तो यही डेफिनेशन में कहा गया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। क्या मात्रक की? इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर जब आप क्या कर रहे हो, केवल एन लिख रहे हो, तो आप कैपिटल एन लिखोगे, और अगर आप पूरा न्यूटन लिख रहे हो तो उसको स्मॉल एन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना कि इसका मात्रक, अगर आप केवल एन लिख रहे हो तो कैपिटल एन लिखना, और अगर आप पूरा न्यूटन लिख रहे हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि बेटा
ये जो बल है इसका मात्रक तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, न्यूटन होता है। अब इसका देखते हैं, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, बल बराबर होता क्या है बेटा, बल इज इक्वल टू होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो गए m और ये क्या हो जाएगा a। तो मतलब मास और एक्सीलरेशन का जो क्या होता है बेटा, गुणनफल होता है, वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब मास और एक्सीलरेशन को हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड हम एक पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे अगर क्या मैं कह दूं कि कोई क्या है, वस्तु है, या फिर क्या, हाँ कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान बेटा कितना है, 10 किलोग्राम का है। कितना ग्राम का है, 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है मेरे पास। ठीक है, और 10 किलोग्राम की वस्तु है और ये क्या कर रही है बेटा, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, स्टार्ट गति कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कितने समय तक, मान लेता हूं कि 5 सेकंड तक। कितने समय तक, 5 सेकंड के लिए मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, जिससे कि इस वस्तु का जो वेलोसिटी है बेटा, इस वस्तु की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मैं मान लेता हूं कि 5 में थी, हो गई कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा कि मैंने क्या किया, 10 किलोग्राम की वस्तु पर क्या किया, 5 सेकंड तक कोई एक क्या लगा दिया बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब नियत बाह्य बल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी, और जैसे मैंने बल लगाया 5 सेकंड के लिए तो इसकी कितनी हो गई, 5 से हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इस कंडीशन में हमें बताना क्या है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू क्या है। क्या आप निकाल पाओगे ऐसा, नहीं निकाल पाओगे? चलिए अब हम समझते हैं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो कि इसका द्रव्यमान कितना है। सबसे पहले इसमें बेटा क्या देखोगे कि आप द्रव्यमान मतलब m की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे m कितना दिया गया, 10 kg का, तो आप लिख लेना m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, लिख लिया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर दिया क्या, ये प्रारंभिक वेग हो गया, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट था और गया कहाँ तक का, 10 मीटर पर सेकंड तक गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, टाइम भी आपको दिया है, t इज इक्वल टू कितना है बेटा, 5 सेकेंड है, कितना है, 5 सेकेंड है, और हमको बताना क्या है, यहाँ पर लगने वाले बल को बताना है। तो अब इसको सॉल्व करें, देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा फार्मूला होता है बल, F निकालना है, तो F इज इक्वल टू होता है m मल्टीप्लाई a होता है। ठीक, मतलब मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर बेटा हमको एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्वरण। तो हमने जब त्वरण आपको पढ़ाया था तो वहां पे हम बताए थे कि a इज इक्वल टू होता क्या है, v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और आपको टाइम भी दिया गया है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें कितनी है बेटा, v का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम कर देंगे 10, और माइनस का प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, और टाइम कितना दिया गया है, 5 का दिया गया है, 5 सेकंड का। तो अब इसको आगे आप कट कर लो, तो यहाँ से 10 से 5 क्या चला जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, और नीचे कितना है, 5। इसको अगर मैं काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या आ रहा है, इस पे त्वरण आ रहा है। मतलब जो इस पे बेटा एक्सेलरेशन है वो कितना लग रहा है, लग रहा है कितना बेटा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। अब उसके बाद मतलब मुझे क्या पता चल गया बेटा, a की वैल्यू कितनी चल गई, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया a, कितना निकल के आया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमारा यहाँ से काम खत्म। अब हमें दो चीज मिल गई, क्या मिल गई, m मिल गई और a भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर f हमको निकालना है तो हम इसका मास कितना है बेटा, 10, और इसमें कितना त्वरण लग रहा है, 1 मीटर, तो यहाँ से हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन का हमारा फोर्स
निकल आएगा। नहीं समझे? अगर यहाँ पे अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि अगर मैं 10 किलोग्राम की वस्तु पर क्या करूं, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो 5 सेकंड बाद, और वो वस्तु क्या कर रही है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आगे चल रही है तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये कहने का इसके मतलब है। तो हमारा बल का मान बेटा कितना निकल के आ गया, 10 न्यूटन निकल करके आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कि बल के प्रकार क्या होते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। मतलब क्या बेटा, बल के प्रकार। तो देखो बल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, 2 प्रकार के हैं। पहला क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है, बैलेंस फोर्स। और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संतुलित बल, और इसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। समझ गए? अब देखो ये 2 टाइप तो हमें पता चल गए। अब देखिए हम समझते हैं सबसे पहले कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और फिर समझते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लेता हूं क्या है बेटा, एक यहाँ पे टेबल रखी, क्या रखी है, टेबल रखी है। ठीक है, अब इस टेबल के ऊपर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रख दिया क्या, लकड़ी का बड़ा सा गुटका रख दिया। क्या रख दिया, लकड़ी रख दिया, जिसका द्रव्यमान कितना है बेटा, मान लेता हूँ 50 किलोग्राम का। कितना है, 50 किलोग्राम का है। अब उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इस पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उससे कहा कि भैया, या फिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स, मान लेता हूँ कितना, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और एक व्यक्ति को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताइए जरा कि यहाँ पर क्या है कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताओ ये क्या होगा कि ये मूवमेंट करेगा या फिर लकड़ी का गुटका मूवमेंट नहीं करेगा, करेगा या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा कि मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों बलों का परिणामी जो है, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। और अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर कोई भी मोशन नहीं होती है। कैसे, देखिए जरा, अगर देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर निकालता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस का क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगर डायरेक्शन इनकी क्या होती, सेम होती, तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते थे, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफ नेट जो हमारा आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और एफ नेट हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी प्रकार का मोशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगर आपको डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे कि यदि 2 बल, यदि क्या है, किसी वस्तु पर लग रहे बलों का क्या परिणामी क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, या फिर लगने वाले सभी बल क्या हो रहे हैं, अगर हम उसका एफ नेट निकाल रहे हैं तो वो अगर 0 आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद जैसे आता असंतुलित बल, तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी, ये मान लेता हूँ टेबल है और यहाँ पर रखा है क्या बेटा, 50 किलोग्राम का कोई वेट रखा हुआ है, वो कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इधर से लगाता हूँ बेटा 15 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगाता है क्या बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ कि इधर ये मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, किस डायरेक्शन में, जिधर से फोर्स ज्यादा लगेगा उधर ये क्या करेगा, खिसक जाएगा। तो मैंने यहाँ से लगाया 15 न्यूटन का, इधर लगाया 10 न्यूटन का। तो अब मैं इसका एफ नेट निकालता हूँ, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण घट जाएंगे। तो यहाँ पर ये अगर क्या है, ये हो गया F1 आपका हो गया और ये हो गया F2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, F1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हमने निकाल लिया F नेट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस का कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर F हो जाएगा बेटा 5 न्यूटन का लग जाएगा।
अब बताओ 5 न्यूटन का फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है, और अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो इसमें क्या होगा बेटा, मोशन होगा। और मोशन किस डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स की मात्रा क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड जिधर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उधर ही क्या होगा, ये गुटका खिसक जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये दो टॉपिक क्या रहे, आपके संतुलित बल और असंतुलित बल के रहे, ठीक है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और अच्छे से इसको समझिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।